सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? गुड आफ्टरनून सर। ठीक है। एक्चुअली में ना सर जो संडे को लेक्चर हुआ था, आज वही लेक्चर हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि उस दिन का लेक्चर ना वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। तो आज इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर लेंगे एंड रिपीट द सेम लेक्चर, है ना। तो जिन्होंने नहीं अटेंड किया था वो अटेंड भी कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में फिर मैंने आपको क्लास में बोला था कि पूरी एनसीईआरटी में जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं पूछूंगा आपसे, तो आप बता देना। भाई पूरी 9th क्लास की एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं, तो उसमें कोई भी आपको थोड़ा भी डाउट्स है तो उसको आप मुझे बताना, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूँ, है ना। एक बार 1 वीक लेके पूरा एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करो, है ना। तो उसके बाद करते हैं। चलो, तो आज जो आपको पढ़ना है ना, लास्ट क्लास में भी है स्टडी अबाउट द साउंड, है ना, कि भाई साउंड वेव के बारे में पढ़ना है। स्टडी द साउंड वेव। साउंड भी एक वेव ही है ना, कि जैसे कोई भी जनरल वेव होती है वह साउंड की भी जो कैटेगरी होती है वो वेव की कैटेगरी में ही आती है। तो साउंड वेव का नेचर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में जब हम जनरल वेव के बारे में पढ़ रहे थे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द नेचर ऑफ द साउंड। जो साउंड वेव होती है कि साउंड वेव को आप इस तरह से डिफाइन करते हो कि साउंड वेव, जब भी आप इसको डिफाइन करोगे तो साउंड वेव की डेफिनेशन ये है कि साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, है ना। ये आपके लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स, है ना। कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग सोर्स है तो उससे साउंड वेव क्या होती है, बेसिकली आपकी प्रोड्यूस होती है ना। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स व्हेन साउंड ट्रेवल इन मीडियम, व्हेन साउंड ट्रेवल इन मीडियम, है ना, कि जब भी आपका साउंड किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा देन मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट, है ना। मीडियम पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है एंड प्रेशर वेरिएशन क्रिएटेड, प्रेशर वेरिएशन क्रिएटेड। साउंड वेव जब ट्रेवल करता है तो उससे प्रेशर वेरिएशन भी क्रिएट होता है। तो साउंड वेव का पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव produced by the vibrating source when sound wave travel in medium, then medium particle oscillate, है ना, oscillate and create। इसको आप इस तरह से लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, oscillate and create pressure variation, है ना, कि sound wave travel, oscillate and create, है ना, pressure variation। वह ऑसिलेट करता है और क्या क्रिएट करता है, जैसे कि आपका प्रेशर वेरिएशन क्रिएट करता है, राइट। तो ये साउंड वेव की आपकी बेसिक आपकी डेफिनेशन है ना, कि साउंड वेव की बेसिक डेफिनेशन जो है वो बेसिकली आपकी है, राइट। तो जस्ट हमें बोलते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल सब चीजों का मतलब जानते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे आपको प्रेशर वेरिएशंस के बारे में ज्यादा डिस्कस करना है कि जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होता है ना। तो जस्ट हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स होगा, है ना, मे बी जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, वी कॉल इट एज अ ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका ट्यूनिंग फॉर्क, है ना। तो किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम वाइब्रेट करते हैं ना, ट्यूनिंग फॉर्क आपका इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से आप पे एक फॉर्क टाइप का होता है जिससे कि हम वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसको किसी पैड पे अगर हम इस तरह से हिट करें तो इस तरह से वाइब्रेट करता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क। तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क को सर हम योर वाइब्रेट वॉइस करेंगे इज ना, ब्रेकिंग। वो तो थोड़ा सा होगा बेटा, वो आपके कनेक्शंस के लेवल पे आप देख लो, है ना, कि साउंड वेव जो है ना यहाँ तो ठीक आ रहा है। जैसे साउंड वेव को हम किसी पैड में हिट करेंगे तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, एक आपका रीजन डेवलप हो जाएगा, और जो भी मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और ये जो पार्टिकल्स होंगे ये ऑसिलेट करेंगे, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करेंगे, जैसे कि आपके ऑसिलेट करेंगे। ये कंसेप्ट होता है ना, कि जैसे आपने ट्यूनिंग फॉर्क को इस तरह से वाइब्रेट किया तो ये वाइब्रेशन आगे की तरफ ट्रेवल करेगा और ये मीडियम के पार्टिकल्स होंगे, क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। और जब ये ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स आपकी ईयर को हिट करेंगे तो आप उस साउंड को सेंस करते हो, कॉन्सेप्ट ये होता है।
कि इस वाइब्रेटिंग सोर्स ने साउंड क्रिएट किया, जैसे साउंड क्रिएट हुआ यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करने और ये ऑसिलेशन किसी भी वेलोसिटी से आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, है ना, इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। और जैसे कोई आपके ईयर को स्ट्राइक करेगा तो आपके ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट करेगा, तो साउंड को हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका सेंस करते हैं, है ना। तो Sir, you're not audible. बाकी बच्चे बताओ भाई, ऑडिबल हो या नहीं, ऑडिबल हो या नहीं मैं? You are बाकी लोग audible. बताओ। हाँ, तो फिर आप चेक करो बेटा, मैं तो बोल ही रहा हूँ, है ना। है ना, एक बार चेक करो आप अपने लेवल पे ना, कनेक्शन का आपके कुछ होगा इश्यूज, है ना। बाकी को सुनाई दे रहा है ना। Yes, sir. क्या करें, तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉल्ट हो गया, जैसे आप इसको हिट करोगे यहाँ पे ऑसिलेशन क्रिएट होगा, ये ऑसिलेशन आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, है ना, किसी भी वेलोसिटी से। और जब ये ऑसिलेशन आपके ईयर ड्रम को हिट करेगा तो वो साउंड हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका सेंस करेंगे, है ना, कि वो साउंड हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका सेंस करते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। जैसे अगर आपने, अब यहाँ पे वही चीज है कि हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, भाई किसी भी साउंड वेव की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, है ना। तो जब भी आप साउंड वेव की इक्वेशन लिखोगे ना, तो उसके दो फॉर्म होते हैं, कि दो तरह से हम साउंड वेव की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तो साउंड होता है इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, जब आप लिखोगे तो एक इसका फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, कि वो जो चीज होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। साउंड वेव की हम इक्वेशन लिख रहे हैं किस फॉर्म में, जैसे कि आपके डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म को जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, s इक्वल टू s नॉट इनटू साइन kx माइनस ओमेगा, ये आपके डिस्प्लेसमेंट फॉर्म है। s इक्वल टू s नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t, तो क्या हो जाएगा, इसमें s जो हो जाएगा ना, ये सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। s तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपका हो गया, हाँ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया। इसमें जो s नॉट होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या होता है, जैसे आपका एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड और क्या हो जाएगा, जैसे आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना। कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। जैसे पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो ये आपकी मीन पोजीशन होगी ऐसे, है ना। तो मीन पोजीशन के अबाउट ही तो ऑसिलेट करता है पार्टिकल, कि जब भी ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों तरफ, उसी को हम बोलते हैं एस नॉट। इस ऑसिलेशन का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, है ना, कि दोनों तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और एस जो होता है, किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वही थोड़ी एम्पलीट्यूड पे होगा। तो किसी इंस्टेंट में जो पार्टिकल की पोजीशन होती है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सिंपली आपका एम्पलीट्यूड। और बाकी सारी चीजें सेम है। के एंड ओमेगा के बारे में आप जानते हो, इस केस में के एंड ओमेगा के बारे में हम जानते हैं कि के जो होगा, है ना, दिस इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर। के हम इस तरह से जब लिखेंगे तो के आपका हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर, है ना, जो कि 2 पाई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और जो आपका ओमेगा होगा, दिस इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपका हो जाएगा एंगुलर वेव नंबर, और ये हो जाएगा कि आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई बाय टी, है ना। तो जो जनरल वेव का आप लिख रहे थे वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा टर्म चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें जो ऑसिलेशंस होता है ना, लॉन्ग ट्रांसवर्स नहीं होता है, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। भाई जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रही है ना, उसी के अलोंग पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स में वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। वही जो सेम इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में, अब तक जो हम इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा,
तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया स्पेशली साउंड वेव के लिए बनाने। भाई जनरल ये था, y की जगह पे s आ गया, a की जगह पे s नॉट आ गया, और बाकी सारी चीजें सेम है ना, कि बाकी सारी चीजें क्या हो सकती है आपकी सेम है। इसमें लैम्डा एंड टी के बारे में आप जानते हैं, तो ये लैम्डा होगा, ये आपका हो जाएगा वेवलेंथ, है ना, कि लैम्डा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका वेवलेंथ हो जाएगा। और जो कैपिटल टी होगा दिस इज सिंपली टाइम पीरियड, कैपिटल टी क्या हो जाएगा बेसिकली आपका टाइम पीरियड, है ना, जो भी ऑसिलेशन है उसका बेसिकली टाइम पीरियड की वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी है ना, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल टी इज द टाइम। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके साउंड वेव की बेसिक्स है, तो इसको लिख लो पहले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि साउंड वेव जनरल वेव का इक्वेशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए जनरल वेव। कोई भी वेव है उसका फॉर्म का इक्वेशन ऐसा होगा, साउंड वेव वो ना हो, उसी को एक्सक्लूसिव डिस्प्लेसमेंट फॉर्म ऑफ द साउंड वेव बनाने के लिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया, बस टर्म चेंज किए हैं, नेचर ऑफ द इक्वेशन क्या है कि आपका सेम। अब एक चीज आ जाती है प्रेशर वेरिएशन व्हेन साउंड वेव ट्रेवल्स, है ना, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट आपको डिस्कस करना होगा कि भाई प्रेशर कैसे वेरी करता है ना, कि भाई प्रेशर का वेरिएशन जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो किस तरह से होता है ना? तो जो सेकंड चीज आपको पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हेन साउंड वेव ट्रेवल, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन मीडियम। भाई किसी मीडियम में जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होगा वो आपको थोड़ा सा समझना है। तो ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा है ना कि जो s इज इक्वल टू s नॉट है इनटू साइन kx माइनस ओमेगा, ये आपका साउंड वेव की इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म। ऐसे प्रेशर फॉर्म भी होता है, साउंड वेव की इक्वेशन का हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बेसिकली आपका प्रेशर फॉर्म, भाई प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन कैसे होगी, तो प्रेशर के टर्म्स में इक्वेशन आपकी ऐसे होगी, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी नॉट इनटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा, है ना, भाई एस इक्वल टू हो जाएगा एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो प्रेशर फॉर्म में होगा डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा। ये जो टर्म होगा ये किस फॉर्म में होगा बेसिकली आपके प्रेशर के फॉर्म में, तो दिस इज सिंपली नोन एज ए प्रेशर फॉर्म। ये आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया बेसिकली आपका प्रेशर फॉर्म है। तो इसमें लगना ये जो टर्म्स है उसका मतलब सेम है, भाई डेल्टा पी तो हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, है ना, कि डेल्टा पी को हम लिखेंगे चेंज इन प्रेशर, और जो Excuse डेल्टा me, sir. बताओ। Sir, could you tell the formula of angular wave number? Actually, I was disconnected at the moment. अच्छा, एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट राइट, कि भाई k की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई बाय लैम्डा होती है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ Yeah. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई बाय t, वेयर t इज द टाइम पीरियड। सेम इस वेव जैसे जैसे इसमें होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें क्या होती है सेम है ना, कि भाई जनरल वेव का फॉर्मूला है, जब हम साउंड वेव के लिए लिखते हैं तो कुछ टर्म्स चेंज करते हैं, है ना, तो इसमें भी ऐसे ही है कि भाई डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में साउंड वेव की इक्वेशन आप इस तरह से लिखोगे, और जब प्रेशर फॉर्म में लिखेगा तो इस तरह से, तो डेल्टा पी तो हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी नॉट हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर, ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर, change in pressure, where this is simply known as a amplitude of change in pressure means maximum change in pressure,
मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम चेंज इन आपका प्रेशर आएगा। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ चेंज इन प्रेशर, या इनडायरेक्टली इसका मतलब हो जाएगा मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, है ना। तो यहाँ पे दोनों में एक चेंज आ गया कि डिस्प्लेसमेंट को मैंने प्रेशर के फॉर्म में लिया है और साइन कॉस में कन्वर्ट। जब भी डिस्प्लेसमेंट फॉर्म की इक्वेशन साइन होगी, जो प्रेशर चेंज का फंक्शन जो हो जाएगा वो कॉस में कन्वर्ट, वो डेरिवेशन में आ जाता है, वो आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस इधर अपना अगर ये साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, अगर ये कॉस होता तो ये साइन हो जाता है ना। अगर ये साइन है तो ये कॉस हो गया, अगर ये कॉस होता तो ये क्या हो जाता है, आपका साइन है ना। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। इन चीजों को हम कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे कि आपकी ग्राफिकली, तो ग्राफिकली एनालाइज जब आप करोगे तो किसी भी रीजन में आप साउंड वेव प्रोड्यूस कर लो। ऐसे भाई आपने क्या किया कि कोई भी इस तरह से कॉलम था, वहां पे आपने साउंड वेव प्रोड्यूस कर, या आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क को पैड पे हिट किया और इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ पे रख दिया ऐसे, है ना। और ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट कर रही है, इस तरह से ट्यूनिंग फॉर्क क्या करने लगे, जैसे कि आपके ऑसिलेट करने, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी ऑसिलेट करेगी। तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग एयर का एक रीजन डेवलप हुआ ऐसे, इसके अंदर जो एयर थी, ये भी पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, सारे पार्टिकल ऑसिलेट करके आगे की तरफ करेंगे, या कैसा। वही बोल रहा हूँ, जब ये डिस्टर्बेंस आगे जाएगा तो पार्टिकल जब ऑसिलेट करेंगे तो प्रेशर का वेरिएशन, हर जगह प्रेशर सेम नहीं होगा। भाई जब साउंड वेव नहीं थी तब तो इसके अंदर पी नॉट था प्रेशर, पी नॉट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज सिंपली नोन एज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो पी नॉट था वो क्या था, बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब साउंड वेव ट्रेवल करेगी तो हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर का इस पूरे कॉलम में क्या होगा, बेसिकली आपका वेरिएशन, वही वेरिएशन आपको पढ़ना। तो जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम एक्स के साथ ग्राफ बनाऊं, वही जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं वो एक्स के साथ कैसे चेंज, एस वर्सेस एक्स, तो आपको पता है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग एस का एक्स के साथ ये रिलेशन हो गया, एस नॉट साइन के एक्स, है ना। क्योंकि जब हम एस के एक्स के साथ ग्राफ बनाते हैं तो टी की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो एक साइन कर्व बन जाएगा, है ना। साइन कर्व का मतलब हो जाएगा बेसिकली आपका ये हो गया, ये जो कर्व होगा वो आपका नेचर आपका ऐसा होगा, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो 0 डिस्प्लेसमेंट पे होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम एस नॉट हो जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल भी 0 पे आ जाएगा, फिर माइनस एस नॉट पे आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो बेसिकली ये इसके अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ बनाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के एक्स के साथ ग्राफ क्या होगा आपका इस तरह से होगा कि जब एक्स इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल होगा वो 0 पे होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो एस नॉट पे होगा, यहाँ जो पार्टिकल होगा वो भी 0 पे होगा, ये माइनस एस नॉट मतलब उल्टी तरफ, है ना। तो इस तरह से अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन पे अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तो आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया, ऐसे ही मैं यहाँ पे प्रेशर वर्सेस एक्स का बनाऊंगा, इस पूरे कॉलम में हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट, तो प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ कैसा, तो जो प्रेशर का एक्स के साथ ग्राफ है वो कॉस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि जो हम डेल्टा पी लिखेंगे वो आपका हो जाएगा डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स, डेल्टा पी नॉट इंटू क्या हो जाएगा कॉस के एक्स, वो कॉस का ग्राफ हो जाएगा। कॉस का ग्राफ आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब x 0 होगी तो cos 0 1 होता है, तो डेल्टा पी नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा, एकदम प्रॉपर ग्राफ हम बनाएंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैं इस तरह से यहाँ पे ला रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, है ना, इस तरह से कुछ पॉइंट्स को मैं इसके रिगार्डिंग ला रहा हूँ। तो ध्यान रखो कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 वहां पे चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम हो गया, यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P प्लस डेल्टा पी, हाँ भाई पी नॉट तो नॉर्मल प्रेशर था ही, उसमें डेल्टा पी नॉट ऐड हो गया मैक्सिमम प्रेशर। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो कॉस्ट का ग्राफ है तो वैसा है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो उस टाइम चेंज इन प्रेशर क्या होगा 0, तो प्रेशर नॉर्मल पी नॉट ही रहेगा। अगेन फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो प्रेशर की वैल्यू सबसे कम है, या पैसा यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रेशर की वैल्यू आपकी हो जाएगी पी नॉट माइनस डेल्टा, हाँ भाई पहले तो नॉर्मल प्रेशर पी नॉट था, इस जगह पे प्रेशर नॉर्मल से पी नॉट अमाउंट से ज्यादा,
यहाँ का प्रेशर पी नॉट ही, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये आपके पी नॉट प्रेशर की है। तो अगर यहाँ पे ये कर्व कट कर रहा है मतलब इस जगह पे प्रेशर पी नॉट ही, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी नॉट हो जाएगा डेल्टा पी नॉट, मतलब यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है। आगे ना ऐसे ही यहाँ पे जब हम आएंगे है ना, और इस तरह से कॉस कर्व क्या होगा उसे क्या आपका कंटिन्यू, तो इस जगह पे अगेन प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, अगेन आपका प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट हो जाएगा, और इस तरह से प्रेशर चेंज होगा। वही चीज है कि जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ साइन होगा तो चेंज इन प्रेशर का ग्राफ कॉस हो जाएगा, मतलब दोनों चीजें उल्टी होंगी। जब भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी है ना, कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे यहाँ पे जीरो, तो उस टाइम जो डेल्टा पी नॉट होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना, कि जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है ना, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा है ना, वहां पे चेंज इन प्रेशर जीरो। साइन और कॉस में डिफरेंस ये होता है कि एक टर्म जब जीरो होगा तो दूसरा टर्म मैक्सिमम होता है, जब दूसरा टर्म ये टर्म मैक्सिमम होगा तो ये टर्म जीरो। उदाहरण जब भी आपका साउंड वेव की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्म की इक्वेशन अगर साइन की है तो ये इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होगी, कॉस फॉर्म में, और कॉस फॉर्म मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। अब क्या होगा, जैसे आप साउंड वेव क्रिएट करोगे सारे मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो इस रीजन में प्रेशर चेंज होगा। अब कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा आपको पता है कि इस जगह प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो इस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे कि जहां का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन हो रहा है, वहां चीजें कंप्रेस हो रही है, प्रेशर बढ़, तो ये जो पल्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका कंप्रेशन, ये आपकी कंप्रेशन पल्स होगी। आपको पता है यहाँ का प्रेशर सबसे कम है, तो यहाँ पे जो आएगा इस तरह से अगर हम डॉटेड बना दें तो इस चीज को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका रेयर फ्रैक्शन है ना। तो यहाँ पे ऑरिजिन पे कंप्रेशन है, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है, और इस जगह पे क्या आ गया, जैसे कि आपका रेयर फ्रैक्शन आ गया। अगेन प्रेशर फिर से यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, है ना, तो भाई जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, फिर से रेयर फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ऐसे साउंड वेव ट्रेवल करती है, साउंड वेव हमेशा जब ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे आपने यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके छोड़ा, सारे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, तो कहीं पे वो मैक्सिमम प्रेशर रीजन क्रिएट करेंगे उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और कहीं पे मिनिमम प्रेशर करेंगे वो आपका रेयर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ये साउंड वेव किसी भी वेलोसिटी से आगे ट्रेवल। Excuse me, sir. तो Sir, what is x here? x इज द पोजीशन, कि भाई किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। भाई किस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स है ना भाई, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और सबकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन अलग अलग है। तो x जो है यहाँ से अगर हम मेजर करें तो किसी पार्टिकल को लोकेट कर रहे हैं, x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हम इसकी बात, और t टाइम है ना, कि t क्या है बेसिकली आपका टाइम, कि t जो है वो क्या है बेसिकली आपका टाइम, तो t x इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। भाई हम इस कॉलम में कहाँ की बात कर रहे हैं, तो हर x के अकॉर्डिंग प्रेशर अलग अलग होगा, और वो जो चेंज इन प्रेशर होगा वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा, है ना। जैसे x इक्वल टू 0 ले लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग x 0 लेंगे तो डेल्टा p की वैल्यू डेल्टा p नॉट हो जाएगी, मतलब चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम। वैसे आप एक्सचेंज करते रहोगे ना तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रेशर आता है, तो x इज द पोजीशन ऑफ द पार्ट, और t जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका टाइम। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको साउंड वेव के बारे में पूछा जाए तो आप ये तीन चीज याद रखें, कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाला डायग्राम जो शुरू में मैंने स्टार्टिंग में शो भी किया था, ये तो शो किया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट का x के साथ ग्राफ पार्टिकल के, और प्रेशर का x के साथ ग्राफ, हर जगह प्रेशर भी क्या होता है, अलग अलग होता है, और वो जो प्रेशर अलग अलग है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग है ना। कहीं भी आपको प्रेशर चाहिए तो ये प्रेशर हम निकाल दें, जैसे इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो उसका प्रेशर ये होगा, तो हर पॉइंट पे प्रेशर हम इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मैंने लिखा है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन मिनिट,
और इसी वेरिएशन ऑफ प्रेशर को, जब ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर आपकी ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करता है तो आपका ईयर ड्रम वेरिएशन ऑफ प्रेशर को सेंस करता है। जो प्रेशर वेरिएशन है ना उसी को ईयर ड्रम सेंस करता है और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है ना। इसी प्रेशर वेरिएशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड है ना। तो ध्यान रखना कि साउंड वेव के लिए इसलिए तो हम बोल रहे हैं मीडियम की जरूरत है। जैसे यहाँ पे कोई इसको सुन रहा है, यहाँ पे साउंड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे कोई सुन रहा है, अगर बीच में मीडियम नहीं होता कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं, वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड वेव सुनाई नहीं देगा। उस केस में साउंड वेव हम इसमें सुन नहीं सकते ना, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो इसको लिख लो थोड़ा सा। तरह से हम इसको बात करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि साउंड वेव के केस में ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। कभी न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इसके ऊपर आएंगे, कभी इस चीज के ऊपर आएंगे, एंड समटाइम्स इस ग्राफ के बारे में आपको आइडिया कि किस तरह से कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव मीडियम में क्या करती है, इसकी आपकी ट्रेवल ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हम बोल रहे हैं साउंड वेव ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से। भाई जो भी डिस्टरबेंस है v से आगे जा रहा है, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करते हैं। भाई जो साउंड वेव की स्पीड है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है ना, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया लेना। तो कुछ टर्म्स आपके लिए नए होंगे तो उसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि वी कैन टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड वेव। जो साउंड वेव होगी इसकी स्पीड की हम वी कैन टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड वेव या सिंपल स्पीड ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि भाई एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड है। एयर में अगर हम बात करें तो साउंड वेव की स्पीड क्या होती है, 330 मीटर पर सेकंड। तो आपको जानना होता है कि भाई 330 मीटर पर सेकंड कहाँ से है ना, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंट के अलावा। वैसे तो रिफ्लेक्शन से हम निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी साउंड वेव की वेलोसिटी आ जाएगी, थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है ये अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। भाई डिफरेंट मीडियम में क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होती है, जैसे कि आपके डिफरेंट। तो आपको जानना कि पहले मैं स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालना चाहता हूं इन सॉलिड मीडियम। भाई सॉलिड से अगर कोई साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला ये होता है v इक्वल टू होता है y बाई रो, है ना। कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई रो। ये होता है y इक्वल टू, y जो होता है इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ द मीडियम। दिस इज नोन एज ए यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस का काम ये होता है, यंग्स मॉडुलस इंडिकेट इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, है ना। कि भाई मीडियम में कितनी इलास्टिसिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस। जैसे कोई भी सॉलिड आप लोगे तो जब वाइब्रेट करेगा वो तो इलास्टिक कितना है, तो इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम को जो हम जिस पैरामीटर से इंडिकेट करते हैं
उसी को हम बोलते हैं यंग स्मॉडुलस। और जो रो होता है, दिस इज नोन एज ए डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दिस इज नोन एज ए डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। यंग्स मॉडुलस y हो गया जो कि इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डेंसिटी होगा। तो यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, है ना, जो मीडियम है उसकी में साउंड की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मीडियम इलास्टिक होगा ना, वाइब्रेशन उतनी ज्यादा होंगे, और वाइब्रेशन उतने ज्यादा होंगे तो साउंड वेव की वेलोसिटी भी ज्यादा। और डेंसिटी आ गई, डेंसिटी तो आपको हर मीडियम की डिफरेंट होगी। तो पहला फॉर्मूला, सॉलिड मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होगा, है ना, उसकी वैल्यू होती है। Sir, what is Young's modulus? यंग्स मॉडुलस बेटा ये 11th में एक टर्म यूज होगा, आप लिख लो सिंपल सा, यंग्स मॉडुलस सिंपली इंडिकेट इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। Sir, it differs from medium to medium. हाँ, ये वेरी करता है फ्रॉम मीडियम। लाइक स्टील का यंग्स मॉडुलस अलग होगा, एंड इस एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होगा, है ना। इट मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। फोर्स लगाएंगे तो मीडियम में जो चेंज होते हैं ना, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो साउंड वेव की वेलोसिटी हर मीडियम में सेम नहीं होती। वे सॉलिड मीडियम में भी अगर यंग्स मॉडुलस अलग अलग मेटल का अलग अलग है ना, तो उसमें साउंड वेव की वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट है ना। तो सॉलिड मीडियम में जब भी हम निकालेंगे ना, तो v इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। डेंसिटी तो आप जानती हो कि मास बाय वॉल्यूम। वे कॉपर की डेंसिटी अलग होगी, एल्युमिनियम की अलग होगी। दो फैक्टर के ऊपर किसी मीडियम में, सॉलिड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू क्या करेगी, डिपेंड। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, है ना। भाई किसी फ्लूइड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, जो चीज हम इसमें जानना चाहते हैं, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड मीडियम, है ना। भाई यहाँ पे हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड मीडियम, है ना। फ्लूइड का मतलब हो जाएगा गैस प्लस लिक्विड कंबाइंड। गैस और लिक्विड कंबाइंड जो टर्म हम यूज करते हैं उसी का क्या होता है, फ्लूइड। तो किसी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी फ्लूइड मीडियम में क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला बस सेम ही रहता है, v इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई रो, है ना, कि बीटा बाई रो। तो एक रो तो डेंसिटी है, रो तो पहले जैसे डेंसिटी है। मे बी अगर लिक्विड होगी तो उसकी डेंसिटी, और अगर गैस होगी तो उसकी डेंसिटी, है ना। जो बी होता है ना, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बी जो होता है, दिस इज नोन एज ए बल्क मॉडुलस, है ना। ये जो यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस है, ये दोनों जो होते हैं इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मीडियम की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। वैसे बल्क मॉडुलस भी वही है कि बल्क मॉडुलस इज आल्सो ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड मीडियम, है ना। सॉलिड मीडियम के लिए जो यंग्स मॉडुलस हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, जो मीडियम मॉडुलस हम यूज करते हैं उसको हम यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, जो कि एल्युमिनियम, कॉपर सबकी अलग अलग हो। और जो फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको हम बल्क मॉडुलस बोलते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड के लिए डिफरेंट है ना, कि लिक्विड टू लिक्विड वो वेरी करेगा, और लिक्विड और गैस का भी अलग अलग होगा, है ना। लिक्विड और गैस का ही बल्क मॉडुलस। ये तो फॉर्मूले आ गए, अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाई रो। लेकिन हम ज्यादा कंसर्न होते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो गैसियस मीडियम की तो बात कर रहा हूँ ना। भाई एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, है ना। तो जस्ट सिंपल सा हम बोलेंगे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। भाई गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है ना, कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। भाई गैसियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। वैसे तो ये फॉर्मूला भी है उसके लिए,
वे फ्लूइड का मतलब तो दोनों होता है, इसका एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला वो होता है V इक्वल टू गामा आर टी बाई एम। थोड़ा सा नए टर्म्स है लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ये V इक्वल टू हो जाएगा गामा आर टी बाई एम। तो इसमें ध्यान रखना जो गामा होता है दिस इज नोन एज अ पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो है ना, गामा क्या हो जाएगा सर आपका पॉइजन रेशियो है ना। पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। भाई गैस का नेचर कैसा है, हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैस, उसके अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू क्या होगी चेंज। एम हम जानते हैं मोलर मास ऑफ द गैस, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि गैस का मोलर मास कितना होगा, एक मोल का मास कितना होगा, कैपिटल एम इज द मोलर मास। आर जो होता है दिस इज नोन एज अ गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है ना। ये आप जो इक्वेशन पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे नहीं पता अभी, दैट इज द पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस लॉ। दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल गैस लॉ है ना। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, इसमें R गैस कांस्टेंट है ना। यार इसमें क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, वही गैस कांस्टेंट यहाँ भी यूज करते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है। एंड T इज द टेम्परेचर, T जो हो जाएगा ये क्या होता है बेसिकली आपका टेम्परेचर, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है। आपको ध्यान दो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट टी हो जाएगा। अगर बाकी पैरामीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो रूट टी हो है ना, ये टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ती है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है बढ़ती है। इसी फॉर्मूले से तो हम जानते हैं कि भाई एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी। एक्सपेरिमेंट के अलावा इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि V इक्वल टू आपका होता है गामा आर टी बाई एम। तो एयर का हम गामा पुट कर देंगे कितना होता है कि भाई एयर का पॉइजन रेशियो फिक्स होता है वो पुट कर दोगे, एयर का मोलर मास पुट कर दोगे, गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है, और टेम्परेचर आप नॉर्मल टेम्परेचर ले लो 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम पुट करेंगे ना तो जब एयर के लिए सारी चीजें पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल है 330 मीटर पर सेकंड है ना। कि भाई एक्सपेरिमेंटली भी निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो आपको रिफ्लेक्शन से हम निकाल सकते हैं कि भाई एक साउंड आपने प्रोड्यूस किया इतने टाइम में रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास आ है ना, तो डिस्टेंस बाई टाइम से भी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली निकालना चाहें तो इस फॉर्मूले से वेलोसिटी फाउंड, भाई एयर का पुट करेंगे, टेम्परेचर पुट करेंगे, सब पुट करेंगे तो अपने आप लीजिए। तो अगर ना सॉलिड मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है अंडर रूट ऑफ y बाई रो। आपका फ्लूइड में ये होता है गैस और लिक्विड दोनों में, इसी को मॉडिफाई करके ये फॉर्म। अगर सिर्फ गैस की बात करें तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम है ना, जो कि इस तरह से होता है राइट। तो इसको आप इस तरह से, ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैं इसलिए लेक्चर लिया क्योंकि उसने मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उस लेक्चर, आज मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया और आपका जिनका छूट गया था उन्होंने अटेंड। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स नहीं होंगे, यही चीजें मैं मेरी क्लास में, यही सारी चीजें क्लास क्लास। इसको आप एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा उसको अटेंड करो बेस्ड ऑन ऑल दिस लेक्चर्स।
ओके है ना, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. We can go for this question. इसका क्या आंसर है बताओ मुझे. हाँ अंकित, सही है आपका आंसर. अनन्या सिंह, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ उत्कर्ष, सही आंसर है आपका. उत्कर्ष, योर आंसर इज करेक्ट. हाँ सही है, सभी का आंसर सही है ना. इसमें मैं कुछ ऐसा ज्यादा बताने का नहीं है मुझे. अभी तो आपने पढ़ा कि भाई वेलोसिटी जो होती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एयर. में जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ से मैं v1 बाई v2 की वैल्यू लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ t1 बाई t2, है ना. तो वेलोसिटी डबल होना है, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ. तो v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका t1 बाई t2 हो जाएगा, है ना. तो अगर वेलोसिटी डबल करना है आपको, ये वाला रेशियो तो 1/4 हो जाएगा. v2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ v1 किस टेम्परेचर पे होगी, है ना. तो v1 बाई v2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ पे t1 बाई t2 हो जाएगा. मतलब t2 की जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स ऑफ t1 है. लेकिन ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर आप लिखोगे t1 एंड t2, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है. यहाँ पे जो t टेम्परेचर होता है ना, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन. इसको आपको केल्विन में हमेशा लिखना पड़ेगा, है ना. तो आपको पता है t1 की जो वैल्यू होगी ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है. मीन्स ये इक्वल हो जाएगा आपके इक्वलेंट टू द 273 केल्विन. तो 273 केल्विन यहाँ पे पुट करना, मतलब t2 की जो वैल्यू होगी ये 4 टाइम्स ऑफ 273. Sir, what is the meaning of absolute temperature here? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक डिफरेंट स्केल होता है ना. जो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं उसी को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं. जो टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में यूज करते हैं दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना. डिग्री सेल्सियस वाला एब्सोल्यूट नहीं होता है.
है ना। जैसे किसी ने बोला एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। तो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। नाम में एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, केल्विन में लेना है। और आपको पता है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू द 273 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया आपका 273 केल्विन, तो उसको यहाँ पुट करना है। तो जो T2 होगा वो 4 टाइम्स ऑफ 273 केल्विन हो जाएगा, लेकिन आंसर आपको फिर से डिग्री सेल्सियस में लाना पड़ेगा क्योंकि केल्विन वाला टेम्परेचर तो कोई मैच कर नहीं है। तो इससे फिर 273 हम माइनस कर देंगे, तो 4 इंटू 273 माइनस 273, तो इससे आपका सी ऑप्शन है। हाँ, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू जो होगी ना वो 819 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी वेलोसिटी ऑफ साउंड थी उसको डबल करने के लिए जिस टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड डबल होगी वो 819 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आप केल्विन में निकालो, फिर केल्विन से फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट, अगर केल्विन वाला ऑप्शन मैच नहीं करता है ना। जब भी इस तरह से सिंपल टेम्परेचर कहीं पे लिखा होगा ना कि टी, तो कभी भी हम डिग्री सेल्सियस में नहीं पुट कर सकते, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके, है ना, केल्विन में कन्वर्ट करके हम 273 ऐड कर, ये ध्यान रखना बस में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में करोगे फिर तो कुछ नहीं आएगा। आप देख लो यहाँ पे अगर T1 आप 0 ले लोगे फिर तो 0 आ जाएगा ना, पूरा रिलेशन ही गलत हो गया। एक क्वेश्चन और शेयर करता हूँ मैं, उसको भी ट्राई कर लो थोड़ा सा। Okay, you can go for this question. हाँ सही है, अंकित वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ उत्कर्ष, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। इसका बी ऑप्शन सही है, 495,
495 मीटर। तो क्या होगा कि पर्सन बीच में नहीं खड़ा होगा, वैली दो वैलीज हैं, इसके कहीं हो सकता है एक वैली के पास खड़ा हो। तो आपने डिस्टेंस मान लिया कि एक दोनों वैलीज के बीच की डिस्टेंस तो डी है। पर्सन एक वैली से एक्स पे खड़ा है, दूसरे से डी माइनस एक्स पे खड़ा होगा। इसने साउंड इमिट किया, इसका रिफ्लेक्शन इसको आके मिलता है। रिफ्लेक्शन को तो एक बोलते हैं। तो इसका मतलब जो पास वाली वैली थी उससे 1 सेकंड में रिफ्लेक्शन आता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस बाय क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। तो पहले केस में टाइम 1 सेकंड लगा, x गया x वापस आया, ये 2x हो गया। कितनी वेलोसिटी से, 330 मीटर से। हाँ, तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई, x की वैल्यू आ गई 165 मीटर। मतलब जो पास में वैल्यू थी वो 165 मीटर थी। ये सेम साउंड इधर ट्रेवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस इसके पास आया, तो इसको 2 सेकंड लगता है। तो 2 इंटू आपका हो जाएगा d माइनस एक्स बाई 330 इंटू ट्वाइस ऑल्सो, जाने आने दोनों का डिस्टेंस होगा ना। d माइनस एक्स किया, d माइनस एक्स वापस आया। अब इसमें x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो d की वैल्यू हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ d। तो d की वैल्यू आपकी 495 मीटर है ना। तो यहाँ कर सकते हैं। तो दिस इज, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सेम लेक्चर आज मैंने इसकी रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि इस पूरे वीक में ना नेक्स्ट ट्यूसडे के पहले तक आप पूरी एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करो, है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट। सबसे पहले 9th क्लास की जो आपके पास एनसीईआरटी है उसको एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट को रिवाइज करो, एक एक क्वेश्चन को। मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, जो भी चीजें, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, साउंड, और उसमें आपको जो चीज नहीं आ रही है नेक्स्ट डाउट क्लास में उसको आप शेयर करना। नेक्स्ट डाउट क्लास एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी डाउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी में ये चीज नहीं आई, तो अगर वो नहीं आई है तो मैं डिस्कस करूंगा उसको सबसे पहले। उसके बाद फिर हम हायर लेवल पे जाएंगे, जब रिवीजन होगा हायर लेवल रिवीजन उसके बाद है ना। कि जब साउंड चैप्टर खत्म करके हम रिवाइज करेंगे, पहले एक बार एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir.